Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Politics 2000 MCQs की क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग 100 MCQs इस वीडियो फॉर्मेट में ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी 6th वीडियो और टेस्ट नंबर 6 आई शुड बी सेइंग, जिसमें हम लोग अनदर 20 क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 15 से 20 मिनट में ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन। इस स्लाइड से आप सभी फैमिलियर हैं जो भी रेगुलरली, सो इस स्लाइड से आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि पॉलिटी में आपका क्या स्कोर है। अगर इस तरह के वीडियोस आप लोगों को अदर सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए भी चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं, बट दैट विल इंटायरली डिपेंड ऑन कि किस तरह का आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। ऑल्सो डू मेक श्योर कि आप लोग जो भी आपका स्कोर होता है 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन, जो भी आप लोगों का, विदाउट फीलिंग एम्बेरसमेंट कमेंट सेक्शन में पब्लिश करें, ताकि एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ वाकई में आपका लेवल क्या है और आपको भी पता चल सके कि आपका लेवल क्या है, और सो दैट एक नए सिरे से आप लोग काम कर सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू 101 फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सो इंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज नॉट करेक्ट, और इन चीजों को बहुत केयरफुली देखना है कि इंस्ट्रक्टिंग वर्ड करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट। विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 की बात की जा रही है। प्रेसिडेंट कैन proclaim national emergency only after receiving written recommendation from the cabinet, 44th constitutional amendment. That's correct, right? Emergency can be extended for an indefinite period with the approval of parliament every 6 months, so that is also correct. Resolution approving the proclamation of emergency must be passed by a special majority of 2/3 of the total membership. No, so that is incorrect. 2/3 of the total membership नहीं, special majority की जरूरत होती है under article 368, but it is not 2/3 of the total membership. फोर्थ को भी चेक, इट्स नॉट। अच्छा, एक अप्रोच और कि ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिल गया है तो आप अगले स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ही नहीं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपके 2 आंसर हो और उन 2 आंसर्स में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दोनों सही होंगे बट मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहां मुझे थर्ड में ही मेरा आंसर मिल गया था, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड द फोर्थ statement. ठीक है, so that should be your approach. Revocation of national emergency does not require approval of the person, so that is correct, right? So not correct हमें बताना है, and hence C is going to be the right answer of this question. C is the answer. 102. What could be the possible reasons for the democracy being the most prevalent and better than other forms of the government? It provides, तो correct हमें बताना है, 4 statements दिए हुए हैं। So democracy, it provides for the most stable form of the government. Is that true? नो। अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं रशिया में, चाइना में, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में तो आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, यहाँ आपकी गवर्नमेंट गिरती रहती है ना, तो स्टेबिलिटी तो नहीं है एटलीस्ट। इट इंश्योर्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग, नहीं। डेमोक्रेसी में आप क्विक और किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, अथॉरिटेरियन रिजीम में आप ले सकते हो या फिर डेमोक्रेसी में फैसले जल्दी कहाँ ले सकते हो? सी जिनपिंग ले सकते हैं या मोदी ले सकते हैं? तो सी जिनपिंग ले सकते हैं, है ना। It extracts accountability from the government. Yes, so that is a correct feature of the democracy, and that's why we have chosen democracy. It ensures an elimination of income inequality. So that is also incorrect. That is not a feature of democracy. That is not why we have chosen the democracy. So only one statement is correct, and hence हमें बताना करेक्ट आंसर, एंड बी शुड बी फ्रॉम माय असेसमेंट, बी शुड बी द राइट आंसर। 103 पे मूव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक है, राइट। तो कौन कौन से राइट्स है? राइट टू असेंबल पीसफुली, दैट्स करेक्ट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, दैट्स करेक्ट। राइट टू स्ट्राइक एंड अफेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। ये राइट आप लोगों के पास या हम लोगों के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्ट्राइक नहीं देता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सो दैट्स करेक्ट। सो ये तीनों राइट्स जो हैं ये आपको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत दिए गए हैं। 124 किस में है? 124 यू हैव इन दिस सी। 104 पे हम लोग मूव होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन context of CIC, Central Information Commission. The CIC was first constituted as an executive body, no, and later given a statutory status. No, that's incorrect. CIC जो है very starting से ही आपकी statutory body रही है। While inquiring the commission has a power of civil court, so that's correct. It can take disciplinary action against errant official. That's incorrect. ये एक weakness है CIC की, and हमें correct बताना है। So correct आपका second statement only, and hence A is going to be the answer. 105 देखिए, consider the following objectives
liberty of worship, dignity of nation, equality of status, polity. Which of the above given objectives are stated in the preamble of the constitution? So preamble में liberty of worship की बात की गई है, yes, liberty of worship. Dignity of nation की बात की गई है, no. Equality of status, yes, of course. Political liberty, no. So 1 and 3 should be the answer, and hence B is likely answer. B is the answer. 106. Why India is described as a union of state rather than federation of state? Article 1, right? इसको डिस्कस कर चुके हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाले चैप्टर में. 5th चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का. वो सारी चीज़ें हम लोग लक्ष्मीकांत की जितनी भी चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी के कवर कर चुके हैं. द इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स. नहीं, अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट हम लोगों ने जब आर्टिकल 1 डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट लाइक यूएसए हम लोगों ने क्यों नहीं डिस्क्राइब किया. वाई डिड वी चोज कॉशियसली दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेट डज नॉट हैव a right to cede from the federation. So that is a correct statement regarding the union of states that we do have, and hence correct हमें choose करना है. So second only, that is B, is going to be the right answer. 107. If India decides to cede territory to any of its neighbor, which of the following will be used by the parliament? Article 2 का यूज करेगी क्या? नहीं, आर्टिकल 2 का तो यूज करती है जब हम एक नया स्टेट या फिर वो टेरिटरी इंडियन यूनियन में एंट्री करवाते हैं जो कि पहले से पार्ट नहीं थी. आर्टिकल 3 का यूज करेंगे क्या? आर्टिकल 3 का भी यूज नहीं करेंगे. आर्टिकल 3 का किस लिए यूज करते हैं? आपके जो पुराने स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उनका पार्टीशन, नेम ऑल्टर, बाउंड्री ऑल्टर करना है, डिमिनिश करना है, इंक्रीज करना है एरिया, तब आर्टिकल 3 का यूज करते हैं. आर्टिकल 368 का यूज करेंगे क्या? यस, आर्टिकल 368 का एक्चुअली यूज करेंगे जब भी इंडियन लैंड का कोई पार्ट जो है किसी पार्ट ऑफ नेगोशिएशन की वजह से हमें किसी नेबरिंग कंट्री को अगर सीड करना है तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा. लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तो 2 साल पहले आपका बांग्लादेश के साथ किया गया था इसी आर्टिकल को यूज करके. सो 3C इज द राइट आंसर. 108. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBI. इट डील्स ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस. नहीं, CBI की 3 विंग्स है भाई. आप लोग बता सकते हो क्या कमेंट सेक्शन में CBI की कौन कौन से 3 या 4 विंग्स हैं? So this statement becomes incorrect. हमें correct बताना है. The CBI's functioning is superintended by CVC, right? When the offences being investigated comes under prevention. So ये हमने fact cover किया हुआ है और this fact is correct. जब हम लोग CVC cover कर रहे थे और CBI वाला chapter cover कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के लिए. So हमें B is going to be the right answer. 109th पे मूव होते हैं. Consider the, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं यहाँ दिए गए हैं और पूछा गया है कि विच ऑफ द पेयर्स अबव इज करेक्टली मैच्ड. तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज के साथ डील करता था? आपका वोटिंग एज रिड्यूस किया गया. सो दैट इज करेक्ट. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन, आपका DPSP अमेंड हुआ था, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने अमेंड किया था. फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट फॉर एजुकेशन, सो यस, ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज वाले सेक्शन में. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज के साथ डील कर रहा था? एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस के साथ, राइट? सो आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दैट इज आल्सो. तो तीनों के तीनों अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये करेक्टली मैच्ड है, हेंस डी शुड बी द राइट आंसर. 110 पे मूव होते हैं. द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा आर 550. हाउएवर देयर आर ओनली 545 मेंबर्स. ओके, if only 300 members are present at any time of voting, then the constitutional amendment bill under article 368 must be supported by minimum of. the constitutional amendment वाला जो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वहाँ हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिक्लेयर मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स लेके कि ऑन एनी गिवन डे इफ 300 पीपल, इफ 500 पीपल और इफ 400 पीपल आर प्रेजेंट, कितने नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करवाना है. तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी. एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ हाउस, ठीक है? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा के कितनी है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा की 273 है. एंड दूसरा होता है आपका 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? तो आपको देखना क्या है कि ऑन एनी गिवन डे हाउ मेनी मेंबर्स आर
प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ इस केस में 300 पीपल्स आर प्रेजेंट। नाउ यू हैव टू सी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर पूछ रहा है कि कितने मेंबर्स, कितने वोट्स की जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करवाने, तो आपको देखना है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी उस हाउस की कितनी है। लोकसभा की पूछ रहा है तो 273, एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना आता है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग उस दिन गिवन डे प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं 300, उसका 2/3 क्या होगा, दैट इज 200। अब इन दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा उतने नंबर्स चाहिए उस गिवन डे पे उस बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास। तो इसमें से 273 में से और 200 में से लार्जर नंबर कौन है, सो ऑफ कोर्स 273 इज द लार्जर देन 200। सो 273 वोट्स और 273 मेंबर्स नीड्स टू टेल और नीड्स टू वोट इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन दैट गिवन डे व्हेन 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर द बिल टू बी पास। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, राइट। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए। 110 हो गया। 111 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के ऊपर आपका इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है। फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यस। एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ यस। इन इंटीग्रेटिंग विलेजेस into developmental process, yes. A bottom up approach to leverage India's demographic dividend, yes. So all 4 statements are correct. हमें correct figure out करना है and hence D is right answer. 112, consider the following passage with reference to the writ issued by Supreme Court under Article 32. Under Article 32 you have various kind of writs जो कि Supreme Court use करती है अपने काम और अपने orders को implement करवाने के लिए या फिर justice restore करने के लिए। तो यहाँ 4 writs has been given into the answer and you have to identify कि ये पैसेज किस रेट को डिस्क्राइब करता है। इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट्स टू एन अथॉरिटी डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अब जैसे ही पब्लिक ड्यूटी की बात करता है तो पहले ही लाइन में क्लियर हो जाता है कि सी इज द आंसर, दैट इज मैंडेमस। प्रोहिबिशन और सर्टरॉय आपका जुडिशियल बॉडीज एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के साथ डील करता है। मैंडेमस इज समथिंग जो कि पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए बोलता है। 113 पे मूव होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली प्रोवाइड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को नहीं देखेंगे, इंटेंट को नहीं देखेंगे, हम लोग लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी देखेंगे। लेजिस्लेचर्स ने क्या अगर लॉ गलत बनाया है तो उसके भी जजमेंट पे हम लोग बैठेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट इज PEBL, प्रोवाइड जुडिशियल स्क्रूटिनी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एक्चुअली ये दोनों इंटरचेंज हो गए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस एंड PEBL, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस। आर्टिकल 20, तो दोनों इनकरेक्ट है आपके। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्स द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सो दैट इज करेक्ट एंड हमें करेक्ट ही बताना है एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 114 को हम लोग देखते हैं। 114 व्हाट इट टॉक्स अबाउट, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इनटू द स्टेट इफ, सो आपको प्रीमाइस बताना है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कैसे इंपोज किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 350। सो इफ द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, यस दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर सेंटर टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल इनटू द स्टेट्स। द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट कैन बी अ प्रीमाइस फॉर सेंटर इन ऑर्डर टू impose the emergency. There is an occurrence of violent incident disrupting law and order, so this is not mentioned in article 365 or 356, ठीक है। ये ग्राउंड नहीं है for the imposition of precedent rule by the center into the state, so 1 and 2 is going to be the right answer and hence A would be the answer। 115, consider the following statement, fundamental right can be amended by parliament only through the constitutional amendment act, so that is correct। constitutional amendment act का बिना यूज किए आप लोग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, यानी amendment to the fundamental rights is requires a special majority of the parliament along with the consent of half of the state legislature, so that is incorrect। half of the state legislature का consent की जरूरत नहीं है। fundamental rights को सिर्फ special majority under article 368 जो है पार्लियामेंट से अगर special majority obtain कर लिया जाए तो पास करवाया जा सकता है। so correct हमें पूछा है, correct only one is correct, A is going to be the right answer। 116, in the context of constitution of India the objective of social
justice, social, economic and political is explicitly mentioned in preamble only, DPSP only, nahi, both preamble. So this is C is going to be the right answer. C is the answer. 117. Consider the following statement about members MP lads, right? MP lads के बारे में. Under MP lads Rs 5 crore is transferred directly to the each member. Directly नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता है. डायरेक्टली नहीं उनके अकाउंट्स में, एमपीज़ के अकाउंट्स में डायरेक्टली और एमएलए लेवल पे एमएलएज को डायरेक्टली ये फंड्स नहीं दिए जाते हैं. क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट डीएम और बी इट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके डिस्पोजल पे फंड्स होता है. इट इज़ जस्ट द एमपीज़ अंडर एमपी लैड्स और एमएलए जो दूसरे स्टेट लेवल पे है, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ये काम जो है मुझे पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है और ये काम आप करवाओ इस फंड का यूज करके. ठीक है. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा आर नॉट एंटाइटल्ड अंडर द स्कीम. नो, दे आल्सो डज रिसीव सच फंड्स. ठीक है, वो भी करवा सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी इज द इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट, सो दैट इज करेक्ट और हमें करेक्ट बताना है. सो 3 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. 118 पे मूव होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया only mentions the office of CEC and not the election commissioner. नहीं, ऐसा नहीं है. इलेक्शन कमिश्नर्स की भी बात की गई है एंड CEC की भी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. द CEC हैज ओवरराइडिंग पावर्स व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन द मैन. नहीं, ओवरराइडिंग पावर्स नहीं होते हैं भाई. डिसीजंस जो होते हैं वो तीनों मिल के लेते हैं. ठीक है. बोथ CEC, 2 इलेक्शन कमिश्नर है एंड 1 CEC है. बोथ CEC एंड EC इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है. सिक्योरिटी of tenure as per Indian Constitution has been given only to the Chief Election Commissioner, that is 6 years का जो security of tenure. Election Commissioners को कोई security of tenure नहीं है. ठीक है. Election Commissioners को कभी भी हटाया जा सकता है on the recommendation of CEC forwarded to the President. ठीक है. So all 3 statements are incorrect and hence हमें correct पूछा है. Hence D, that is none, is going to be the right answer. 119. The Indian Constitution ensures individual freedom, yes. Social justice, yes. And community based rights, yes. So हमें correct बताना है. So 1, 2, 3, that is D again is going to be the right answer. 120. It was an erstwhile princely states ruled by Chogyal dynasty. It became ओके, किसी स्टेट के बारे में बात कर रहा है. तो कौन सा स्टेट? चोग्याल डायनेस्टी की जैसे ही बात आती है सिक्किम इज गोइंग टू बी दैट स्टेट, जो कि पहले चोग्याल डायनेस्टी किंगशिप के अंडर रूल करते थे, फिर प्रोटेक्टोरेट स्टेट एंड देन 1975 में आपका फुल स्टेट का जो दर्जा है वो दे दिया गया. ठीक है. सो हमारे 20 क्वेश्चंस हैज बीन फिनिश्ड. इफ यू वांट अस टू कवर इन सिमिलर मैनर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, प्लीज डू लेट अस नो इनटू द कमेंट section. ठीक है. Until we come up with the next video, till then, bye bye, thank you.